बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 अगस्त बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में आज बड़े दो अहम केसेस के हवाले से। एक केस तो है ओमनी ग्रुप वालों का और दूसरा केस है जो गैर कानूनी तरीके से सरकारी रिहाइश गाँव पर लोग काबिज थे, उनके ख़िलाफ़ बड़ा फ़ैसला आया है और मैं आपको इस केस की डिटेल बताऊंगा कि ये कहाँ से शुरू हुआ था और कौन से बड़े लोग हैं जो पाकिस्तान की रियासत के जो सरकारी घर हैं, जो पाकिस्तान की रियासत की मलकियत हैं, उनको कितने अरसे से इंजॉय कर रहे हैं और इसमें आपको बड़े बड़े ऑफिशियल्स नज़र आएंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं ओमनी ग्रुप वाले जो जाली बैंक अकाउंट्स केस है, जिसके अंदर आसिफ जरदारी के जो फ्रंट मैन थे वो अनवर मजीद है और उसका बेटा अब्दुल गनी मजीद है। उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त ज़मानत गई थी। ये अनवर मजीद वो शख्स है जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया था कोरोना की वजह से। ये उस केस के अंदर गिरफ़्तार किया गया है जिस केस में आसिफ जरदारी की दरख्वास्त ज़मानत भी मंजूर हो चुकी है और फ़रियाल तालपुर की दरख्वास्त ज़मानत भी मंजूर हो चुकी है, लेकिन अनवर मजीद की दरख्वास्त ज़मानत अभी पेंडिंग थी। कोरोना वायरस का मसला आ जाता है और कोरोना वायरस के इशू की वजह से बहुत सारे लोगों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और सिंध हाई कोर्ट ने ज़मानतें दी थी, उनमें ये भी थे, इनको भी नवाजा गया था, लेकिन वो मामला चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने वो सस्पेंड कर दिए थे ऑर्डर्स और जिन लोगों को गिरफ्तार रिहा करने का हुक्म दिया गया था ज़मानत पर, उनको दोबारा गिरफ्तार करने का हुक्म जारी कर दिया था और इनको जेल से अभी ये रिहा नहीं हुए थे, इसलिए इनको जेल में रहना पड़ा और आज तक ये जेल में है। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा इन्होंने मेरिट के ऊपर दरख्वास्त ज़मानत फ़ाइल की, मेडिकल ग्राउंड के ऊपर फ़ाइल की। अब इनको ये लगा था कि जैसे आसिफ जरदारी को मेडिकल ग्राउंड पर ज़मानत मिल गई है, अनवर मजीद की जो हालत है एहतसाब अदालतों में पार्क लेन रेफरेंस में भी वो मुलज़म है, इसके अलावा जो तोशाखाना रेफरेंस में भी वो मुलज़म है और जो मनी लॉन्ड्रिंग का है केस है उसके अंदर भी वो मुलज़म है, तो उनकी जो हालत है वो आसिफ जरदारी से गई गुजरी है और वो कराची की जेल में है और वो जेल में नहीं बल्कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में है। जैसे ये सारे के सारे जो बड़े लोग हैं इनको ये जेलों में क्या जाते हैं, जैसे ही इनको गिरफ़्तार किया जाता है इनको बड़ी बीमारियां लग जाती हैं और बीमारियां लगती ही वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, सरकारी हॉस्पिटल्स में नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वो लग्जरी रूम्स में अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं और हम ये समझते हैं, कौम ये समझती है कि वो जेल में हैं। तो ये जो सारे केसेस हैं उनमें उनकी वीडियो लिंक के ज़रिए आजकल हाज़िरी हो रही है और उनके ख़िलाफ़ एक दो केसेस में फ़र्द जुर्म आयद हो चुका है और बाकियों में कार्रवाई पेंडिंग है। अब इनको ये लगा था कि जैसे आसिफ जरदारी को रिलीफ मिल गया है, फ़रियाल तालपुर को रिलीफ मिल गया है, तो शायद मेडिकल ग्राउंड पर मुझे भी रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि दिखने में आसिफ जरदारी से ज़्यादा बीमार तो अनवर मजीद लगते थे। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनकी मेडिकल ग्राउंड की दरख्वास्त उठाकर फेंक दी और जो बाकी मुलज़मान थे, जो मरकज़ी मुलज़मान थे, उनकी दरख्वास्त ज़मानतें मंजूर हो गई थी और इनकी खारिज हो गई। इन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त ज़मानत फ़ाइल की थी जो कि पेंडिंग रही और आज उसके ऊपर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस गुलजार साहब ने एक बेंच तश्कील दिया है और ये बेंच अब ओमनी ग्रुप के जो मालिक हैं और जो फ्रंट मैन आसिफ जरदारी के, उनके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत है वो मंगल के लिए, जो कमिंग ट्यूसडे है, उसके लिए मुकर्रर की है और अब अदालत और सुप्रीम कोर्ट का दो रुकनी बेंच इस केस को सुनेगा और उनकी दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर सारी बात होगी कि आया उनको ज़मानत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि जो को अक्यूज़ड हैं उनको ज़मानत मिल चुकी है। तो हम इसको रूल ऑफ कंसिस्टेंसी भी कहते हैं कि जब एक मुलज़िम को ज़मानत मिल जाती है और अगर एलिगेशन सबका सेम हो या एक ही केस हो तो बाकियों को भी रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के तहत ज़मानत मिल जाती है। अब देखें सुप्रीम कोर्ट इनको ज़मानत देती है या नहीं देती, लेकिन मंगल वाले दिन इस केस के ऊपर समाअत होगी और ये ओमनी ग्रुप वाले, इनके दो तरह के तल्लुकात हैं, चाहे ये जाली बैंक अकाउंट्स केसेस में इनका नाम आता है या जो तोशाखाना रेफरेंस है या जो बाकी केसेस हैं, या शुगर माफिया में जो आसिफ जरदारी के फ्रंट मैन हैं, जो आसिफ जरदारी की शुगर मिलों को नवाजते थे और आसिफ जरदारी की शुगर मिलों को चलाते थे, ये वो ओमनी ग्रुप है और इन्होंने पूरे का पूरा जो अपना बैंकिंग सेटअप था वो सिर्फ़ और सिर्फ आसिफ जरदारी की ग़ुलामी के लिए और उनके गैर कानूनी कामों के लिए मुख्तस कर दिया था, जिसकी सज़ा ये भुगत रहे हैं। इनका बेटा अब्दुल गनी मजीद वो अभी तक उसकी ज़मानत हो गई थी और वो रिहा हो गए थे और वो भी केसेस को फेस कर रहे हैं।
अब ये जो आसिफ अनवर मजीद हैं, इनके जो केसेस हैं और इनकी जो दरख्वास्त ज़मानत है उसके ऊपर मंगल को समाअत होगी। दूसरा आज अहम केस था सुप्रीम कोर्ट में, और वो केस था चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब की सरबराही में ये 2 रुकनी बेंच था। ये गैर कानूनी जो कब्ज़े हैं सरकारी घरों पर, उनसे मुतल्लिक था, और ये 2 इलाकों को डिस्कस किया गया। एक तो सिंध में कराची के अंदर जो गैर कानूनी सरकारी घरों पर कब्ज़े हैं, और एक इस्लामाबाद में है। अब इस्लामाबाद में जब CDA के वकील ने आकर रिपोर्ट दी तो CDA के वकील ने कहा कि जो इस्लामाबाद पुलिस है उनके ऑफिशियल्स के पास और कुछ जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनके पास सरकारी रिहाइशगाहें हैं और वो गैर कानूनी तौर पर काबिज़ हैं। बहुत कोशिश की है CDA ने, लेकिन वो वहाँ से अपनी जो सरकारी इमारतें हैं या घर हैं वो खाली करवाने में नाकाम रहे हैं। काबिज़ कौन है? जिन लोगों ने कानून के ऊपर अमल दरामद करना था, जिन्होंने एग्जीक्यूट करना था लॉ को, वही लोग गैर कानूनी तरीके से वहाँ पर काबिज़ हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। ये जो मैटर है ये बेसिकली शुरू हुआ था 2018 में, जिस वक्त के चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब। उन्होंने इस मामले के ऊपर सो मोटो नोटिस लिया था और चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज़ को तलब किया था, और उस वक्त ये बातें सामने आई थी कि जो अहम शहर हैं, उनके जो पोश इलाके हैं, वहाँ पर जो सरकारी लोग हैं या जो हुकूमतों के करीबी लोग हैं या उनके ख़ास लोग हैं, वो लोग काबिज़ हैं, और वो आज तक उसके ऊपर आज तक उन्होंने कब्ज़ा खाली नहीं किया या कब्ज़ा छोड़ने को वो तैयार नहीं है। अक्टूबर 2018 में ये बात भी सामने आई थी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर। कराची में जो गैर कानूनी कब्ज़ा था, ये 229 रिहाइशगाहें हैं या इमारतें हैं कराची में, जिनके ऊपर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़ास लोगों का कब्ज़ा है। मुराद अली शाह और आसिफ जरदारी और बिलावल जरदारी के फ्रंट मैनों का कब्ज़ा है। 2018 में, अक्टूबर 2018 में भी कोशिश की गई थी कि वो कब्ज़ा छुड़वाया जाए, लेकिन पुलिस नाकाम हो गई थी और पुलिस ने पूरी कोशिश की थी। अब पुलिस कौन सी है? सिंध पुलिस थी। या तो रेंजर्स को कहा जाता कि वो मेरे ख्याल में 1 घंटे में ये सारा खाली करवा लेते। सिंध पुलिस को कहा गया, और सिंध पुलिस कैसे बिलावल जरदारी, आसिफ जरदारी और मुराद अली शाह के लोगों को निकालती, और अक्टूबर 2018 में सिंध पुलिस नाकाम हो गई थी और वो लोग आज तक काबिज़ हैं। आज जब जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं सिंध के, वो भी अदालत में पेश थे, एडिशनल अटारनी जनरल हैं, वो अदालत में पेश हुए, और साथ उनके CDA के वकील थे। जब अदालत ने कहा कि पुलिस वाले क्यों नहीं वो जगह छोड़ रहे, तो जिसके ऊपर ये कहा गया CDA के वकील की तरफ से कि इस्लामाबाद पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा किया हुआ है और वो जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। हमने बड़ी कोशिश की है लेकिन पुलिस वाले नहीं मान रहे। तो अदालत ने कहा अब हम देखेंगे कि कैसे इनसे हमने कब्ज़ा छुड़वाना है, और अदालत ने हुक्म किया है कि 2 माह के अंदर अंदर ये कब्ज़ा खाली करवा कर रिपोर्ट दें, और जो इन अहकामात के सामने आ रहा है उनको फिर आपने छोड़ना नहीं है, और उनके ख़िलाफ़ आप मुकदमात दर्ज करें और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दें, ताकि ये बात सामने आए कि किसी को भी रिलीफ नहीं मिलना चाहिए, और हर तरह से जो इस तरह के लोग इन्वॉल्व हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में ये बात सामने आई थी, और एक रिपोर्ट सामने आई थी कि कराची में 4168 सरकारी क्वार्टर्स पर गैर कानूनी कब्ज़ा है। 4168 गैर कानूनी कब्ज़ा है, और इसमें यह कहा गया था कि रिपोर्ट में बताया गया था कि जो मार्टन क्वार्टर्स हैं उसमें 639 जो क्वार्टर्स हैं उन पर गैर कानूनी कब्ज़ा है। पटेल पाड़ा में 301 मकानों पर कब्ज़ा है, और इसके अलावा जो गार्डन और पाकिस्तान क्वार्टर्स हैं 49, उनमें गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें सामने आई थी, और अदालत ने उस वक्त भी कहा था और आज भी चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने बरहमी का इजहार किया है कि जब हमारी पुलिस ऐसे काम करेगी, जब हुकूमतें ऐसा काम करेंगी, जब हुकूमतों के इमा पर लोग गैर कानूनी काम करेंगे, तो उसके बाद फिर कैसे ये सारे मामलात हल होंगे, कैसे इन मामलात से पाकिस्तान निकलेगा, कैसे इन मसाइल से जान छूटेगी। अदालत ने कहा कि तब तक ये मामला हल नहीं हो सकता जब तक इनके ख़िलाफ़ को बड़ा एक्शन ना लिया जाए। और साथ ये भी अदालत को बताया गया कि इसमें काफ़ी लोग वो हैं जो गैर कानूनी कब्ज़ा है जिनके पास, और फिर वो अदालतों में गए हुए हैं और अदालतों में उनके केसेस ज़ेर अल्तवा हैं, और कुछ लोगों ने अदालतों से स्टे ले रखे हैं। तो अदालत ने कहा कि जो हम हुक्म जारी कर रहे हैं उसके ऊपर अब कोई स्टे नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट आपको ये कह रही है कि इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो और इनको अब इनसे घर खाली करवाया जाए। साथ ही अदालत ने मज़कूरा मामले पर अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली है कि आपने ये एग्जीक्यूट, हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के बाद अदालत में रिपोर्ट सबमिट करवाएं।
और रिमार्क्स दिए कि आइंदा समात पर CDA क्वार्टर्स पर इस्लामाबाद पुलिस के कब्ज़े के मामले को हम देखेंगे और तब तक ये मामला अगर हल ना हुआ तो फिर हम हुक्म देंगे और फिर उसके ऊपर अमल दरामद भी होगा। साथ सिंध में गैर कानूनी अलाटमेंट को मनसूख करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ही हुक्म में जो लोग थे, जो 4000 समथिंग लोग हैं जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा किया हुआ है, मुख्तलिफ अदालतों से जिन्होंने स्टे लिया हुआ है, अदालत ने एक ही हुक्म में वो सारी की सारी गैर कानूनी अलाटमेंट को कैंसिल कर दिया है, मनसूख कर दिया है और मेरिट पर अलाटमेंट करने का हुक्म दिया है और 2 माह में सरकारी घरों को गैर कानूनी मकीनों से खाली करवाने का भी हुक्म जारी कर दिया। और अदालत ने कहा है अगर इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ भी और इस्लामाबाद पुलिस के ख़िलाफ़ भी और CDA के ख़िलाफ़ भी फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। और फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कोई नहीं बचेगा। अब देखते हैं कि इस मामले पर क्या डेवलपमेंट होती है। अल्लाह करे कि जो लोग जिनका हक़ नहीं है और वो हक़दारों का हक़ खा रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो और ये जो हक़ है वो हक़दारों को मिले। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।